चलिए एक ऐसी कृषि व्यवस्था के बारे में सोचते हैं जिसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि हर एक इंसान को सामाजिक सुरक्षा देना हो। आज हम पीआर सरकार की इसी क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। यही वो मूल सिद्धांत है जो प्राउड की पूरी कृषि व्यवस्था की बुनियाद है। इसका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं बल्कि इंसान की भलाई है। ये सोच खेती के पूरे उद्देश्य को ही बदल देती है, मुनाफे से मानवता की तरफ। नमस्कार। रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो ज़रूरतें हैं जिनके बिना जीवन सच में अधूरा है, और इन सब की नींव वो तो हमारी कृषि ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा कृषि व्यवस्था इन ज़रूरतों को सबके लिए पूरा कर पा रही है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार की गहराई में उतरेंगे जो न सिर्फ खेती बल्कि पूरे समाज को देखने का एक नया, एक भविष्योन्मुखी नजरिया पेश करता है। अच्छा जी, ये है श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रस्तावित प्राउड की सहकारी कृषि व्यवस्था। प्राउड की सहकारी व्यवस्था, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में थोड़ा। तो हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार प्राउड के कृषि सुधारों पर लिखे गए लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश है। ये अंश हमें इस सहकारी प्रणाली की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है। तो आज का हमारा मिशन है इस प्रस्तावित प्रणाली के ताने बाने को समझना, इसके अलग अलग चरण क्या हैं, इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, और सबसे जरूरी ये हमारी कृषि और समाज के लिए क्या नए रास्ते खोल सकती है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। हम खास तौर पर इसके प्रगतिशील और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए पहलुओं पे गौर करेंगे। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना उत्साहजनक लगता है कि शायद खेती करने और अपने गांवों को चलाने का एक ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ तरीका मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं लगता। जैसा आपने कहा, ये भविष्य के समाज की एक तरह की परिकल्पना है। ये सोचने का एक तरीका है कि कैसे समाज का जो सबसे बुनियादी अंग है कृषि, उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है, खासकर जब हम सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक बराबरी को केंद्र में रखें। हाँ बिल्कुल। ये सवाल पूछता है, क्या हम कृषि को सिर्फ पेट भरने का साधन माने या एक सम्मानित, एक आत्मनिर्भर व्यवस्था बना सकते हैं? सही कहा। और स्रोत की शुरुआत भी इसी बात से होती है कि असली सामाजिक सुरक्षा तभी है जब भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। हाँ, ये 5 जरूरतें। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए खपत आधारित उत्पादन, जितनी जरूरत है उतना ही उत्पादन का सिद्धांत अपनाना होगा। खपत आधारित उत्पादन। हाँ, और इसमें कृषि सबसे अहम है। इसीलिए स्रोत कहता है कि सहकारी व्यवस्था को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अच्छा, और प्राउड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि किसी भी समाज में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 30 से 45% से ज्यादा नहीं, सीधे तौर पर खेती पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ओह, ये तो काफी कम प्रतिशत है। हाँ, यहीं पर उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि कृषि पर दबाव कम हो सके। और इसी संदर्भ में जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का विचार आता है। एक आर्थिक जोत, वो जमीन जो मुनाफा देती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी अलाभकारी जोत, यानी वो जमीन जहां खेती करने में लागत ज्यादा आती है और आमदनी कम होती है। अच्छा, आर्थिक और अलाभकारी जोत। हाँ, इसे आप किसी भी बिजनेस की तरह देख सकती हैं। जैसे हर बिजनेस फायदेमंद नहीं होता, वैसे ही हर जमीन का टुकड़ा खेती के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता। हाँ, ये बात तो सही है। जैसा कि स्रोत बताता भी है, भारत जैसे देश में जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, बहुत सी जमीन अनुत्पादक पड़ी रहती है। मालिक भी उस पर फसल उगाने से कतराते हैं कई बार। बिल्कुल। तो प्राउड की इस प्रस्तावित व्यवस्था में इस चुनौती का क्या समाधान है? यहीं से ये मॉडल मुझे लगता है सचमुच दिलचस्प होना शुरू होता है। हाँ, बताइए। देखिए, प्राउड इसे लागू करने के लिए मोटे तौर पर 2 चरणों की बात करते हैं, लेकिन स्रोत ने इसे बेहतर समझने के लिए पूरी प्रक्रिया को 4 क्रमिक चरणों में बांटा है। 4 चरण, ठीक है। पहले चरण का फोकस पूरी तरह से अलाभकारी या पड़ती पड़ी जमीन पर होता है। इसी जमीन को सबसे पहले सहकारी प्रबंधन के तहत लाया जाता है। अच्छा, तो शुरुआत अलाभकारी जमीन से। ये पहला कदम तो बहुत सोच समझकर उठाया गया लगता है। ऐसी जमीन से शुरुआत करना जिस पर मालिक वैसे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, शायद कम प्रतिरोध पैदा करेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से विश्वास बनाने का पहला कदम हो सकता है। सही।
और दिलचस्प बात यह है कि इस शुरुआती चरण में जमीन का मालिकाना हक मालिक के पास ही रहता है। ओह अच्छा। हाँ, बस वो इसे बेच नहीं सकते। खेती का सारा काम सहकारी समिति करती है, मालिक सीधे तौर पर नहीं। और ये जमीन मालिक खुद ही समिति के सदस्य बन जाते हैं। अच्छा, और मुनाफे का बंटवारा वो कैसे होता है इस पहले चरण में? मुनाफे का बंटवारा भी काफी सीधा है। 50% जमीन के मालिक को और 50% समिति में काम करने वाले मजदूरों को। 50-50। हाँ, साथ ही पानी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल सामूहिक रूप से स्थानीय जरूरतों के लिए करने की बात कही गई है, जैसे सिंचाई या बिजली उत्पादन के लिए। मतलब सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि गांव के पूरे संसाधन आधार को एक तरह से एकीकृत करने का प्रयास है। बिल्कुल। और इसी चरण में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, गांव में ही कृषि आधारित और सहायक उद्योग लगाना। अच्छा, उद्योग भी? हाँ, इसका मकसद है खेती पर आबादी का दबाव कम करना। कोल्ड स्टोरेज जैसी भंडारण की व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में लाई जाती है। ट्रैक्टर, बीज वगैरह के लिए उत्पादक सहकारी समिति और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समिति बनाई जाती है। और सबसे जरूरी, भूमिहीन मजदूरों और बटाईदारों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये तो एक पूरी मतलब इकोसिस्टम बनाने जैसा लग रहा है। खेती, उद्योग, भंडारण, समितियां, सब कुछ। लेकिन ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर लोगों को साथ काम करने के लिए तैयार कैसे किया जाएगा? असली चुनौती तो वहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर प्राउड का सबसे अनोखा पहलू सामने आता है। स्रोत बार बार नैतिक शिक्षा और गहन प्रशिक्षण पर जोर देता है। नैतिक शिक्षा? हाँ, मकसद है लोगों में सहयोग की भावना जगाना, ताकि वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित के लिए काम करना सीखें। अच्छा, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि प्राउड सिर्फ एक आर्थिक ढांचा बदलने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि इंसानी मूल्यों और सामाजिक सोच को बदलने का भी प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। ये जो क्रमिक तरीका है, कम विवादित जमीन से शुरुआत, फिर बुनियादी ढांचा तैयार करना और साथ ही साथ नैतिक शिक्षा पर जोर देना, ये सब मिलकर एक मजबूत नींव रखने जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। जब ये पहला चरण सफल हो जाता है, मतलब अलाभकारी जमीन का प्रबंधन ठीक से चलने लगता है, तब आता है दूसरा चरण। ओके। इस चरण में लाभकारी और उपजाऊ जमीन को भी सहकारिता में शामिल करने का प्रस्ताव है। अच्छा, अब बात उस जमीन की हो रही है जो पहले से ही फायदेमंद है। जी। यहाँ मालिकों को शामिल होने के लिए कैसे प्रेरित किया जाएगा? ये तो मुश्किल होगा थोड़ा। हाँ, यहाँ थोड़ी चुनौती है। स्रोत कहता है कि यहाँ विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, ताकि कुल मुनाफा बढ़े और लोगों को शामिल होने का प्रोत्साहन मिले। टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक है। सभी जमीन मालिकों को इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यहाँ मुनाफे के बंटवारे का अनुपात बदल जाता है। बदल जाता है? कैसे? अब जमीन मालिकों को मुनाफे का सिर्फ 25% हिस्सा मिलता है। सिर्फ 25%? पहले 50% था। हाँ, जबकि 75% हिस्सा सहकारी समिति में काम करने वाले सदस्यों को जाता है, चाहे वो शारीरिक मेहनत करें या मानसिक। हाँ, एक बात और है, अगर जमीन मालिक खुद समिति में काम करते हैं तो उन्हें दोनों हिस्सों से लाभ मिल सकता है। मतलब 25% वाला मालिकाना हक का हिस्सा भी और 75% वाले हिस्से में से उनके काम का हिस्सा भी। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है, 50-50 से 25-75 पर आना। इससे ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे सहकारिता मजबूत होती है, जमीन के मालिकाना हक से ज्यादा महत्व काम करने वालों के श्रम को दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, श्रम का महत्व बढ़ रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है ना? सही। लेकिन क्या जमीन मालिक इसके लिए आसानी से मानेंगे? स्रोत कहता है उन्हें प्रेरित करना होगा, जिसका मतलब है कि ये आसान नहीं होगा शायद। हाँ, शायद विज्ञान और तकनीक से बढ़ा हुआ उत्पादन इसे थोड़ा आसान बना दे। हाँ, ये चुनौती तो होगी ही। इस चरण में भी औद्योगिक विकास और नैतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहते हैं। खपत के आधार पर उत्पादन का सिद्धांत धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, मतलब सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य करीब आने लगते हैं। तो ये दूसरा चरण हुआ। आगे इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, तर्कसंगत भूमि वितरण और परिपक्व सहकारिता। तर्कसंगत भूमि वितरण, इसका क्या मतलब है? यहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है, भूमि का तर्कसंगत वितरण। इसका मतलब है जमीन को केवल 2 आधारों पर फिर से बांटना। पहला,
एक परिवार के गुजारे के लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए, और दूसरा, किसान में उस जमीन का सही उपयोग करने की क्षमता कितनी है। ओह, तर्कसंगत वितरण ये शब्द ही मतलब समानता और क्षमता दोनों को जोड़ने की कोशिश को दिखाता है। ये पारंपरिक मालिकाना हक से हटकर जरूरत और काबिलियत पर आधारित व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है। ये तो क्रांतिकारी है। हाँ है तो। और इसी चरण में एक और नियम आता है, जमीन मालिक अब निजी तौर पर मजदूर नहीं रख सकते। अच्छा, तो फिर तो उनके लिए सहकारी समिति में पूरी तरह शामिल होना ही व्यावहारिक रह जाता है। समझ गया। विज्ञान के इस्तेमाल से उत्पादन और बढ़ता है और बड़ी सहकारी संस्थाएं बन सकती हैं। लेकिन क्या ये रूस या चीन के विशाल सरकारी सामूहिक खेती जैसा होगा? क्योंकि उनमें तो कई समस्याएं थी। स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? और अपना आकार खुद तय करेंगी, जिसमें दक्षता के साथ साथ सदस्यों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है, विकेंद्रीकरण और सदस्यों का विकास। और सबसे बड़ी बात, इस चरण में कृषि उपज का शुद्ध लाभ 100% सहकारी समिति के सदस्यों में बांटा जाता है। 100%? हाँ, 100%। पूर्व जमीन मालिक अब पूरी तरह सदस्य बन चुके होते हैं। वाह, 100% लाभ सदस्यों को। ये तो पूर्ण सहकारिता का आदर्श है एक तरह से। इस चरण का मुख्य लक्ष्य क्या है फिर? लक्ष्य है कृषि पर निर्भरता को 30-40% तक ले आना। अच्छा, वो पहले वाला लक्ष्य। हाँ, और उद्योगों और कृषि में रोजगार पैदा करके बेरोजगारी को लगभग खत्म कर देना। ये एक ऐसी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर है जहां कृषि और उद्योग मिलकर चलते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये चरण कृषि और उद्योग के सफल समन्वय से पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा हासिल करने का लक्ष्य रखता है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति जैसा लगता है, वाकई। बिल्कुल। और अंत में आता है चौथा चरण, पूर्ण एकीकरण और सामाजिक सुरक्षा। इस चरण तक पहुंचते पहुंचते उम्मीद ये है कि जमीन के मालिकाना हक से जुड़े झगड़े खत्म हो जाएंगे, गांव की खेती से जुड़ी समस्याएं न के बराबर रह जाएंगी। यानी एक आदर्श स्थिति, एक यूटोपिया जैसा, हाँ कह सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें सभी को आसानी से मिल रही हैं। और स्रोत के शब्दों में, गांव के हर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल सामूहिक भलाई के लिए हो रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है, जैसा आपने पहले कहा, कि ये सब रातों रात नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये पूरी प्रक्रिया पहले से चौथे चरण तक एक संक्रमण काल है। इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। लोगों की मानसिक तैयारी, उनकी अपनी समझ, उनकी आंतरिक प्रेरणा और शायद बाहरी परिस्थितियों का दबाव, ये सब बहुत जरूरी है। सही कहा। ये एक धीमी विकास की प्रक्रिया है, कोई जादुई समाधान नहीं। बिल्कुल। तो ये थे सहकारी व्यवस्था लागू करने के 4 चरण, एक क्रमिक विकास। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सहकारी समितियों का आर्थिक ढांचा कैसा होगा, खासकर मालिकाना हक और मुनाफे के बंटवारे से जुड़े शेयरों का। क्या ये आज के शेयर बाजार जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राउड का शेयरों को लेकर सुझाव भी काफी अलग और दिलचस्प है। शुरुआती दौर में जब जमीन सहकारिता में आ रही है, तब शेयर जमीन के आधार पर हो सकते हैं शायद, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था परिपक्व होती है और जमीन मालिक मजदूर का भेद मिटता है, शेयर गैर लाभकारी होने चाहिए। गैर लाभकारी शेयर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मकसद है सट्टेबाजी को रोकना। शेयर का मूल्य जमीन की उत्पादकता से जुड़ा होना चाहिए, न कि बाजार के उतार चढ़ाव से। ये पूंजीवादी सट्टेबाजी से बचने का एक सोचा समझा तरीका लगता है। हाँ, ये तो बिल्कुल नई बात लगती है। और औद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में क्या वहां भी गैर लाभकारी शेयर होंगे? नहीं, औद्योगिक सहकारी समितियों के शेयरों पर लाभांश डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं होगा। जैसे बैंक का ब्याज होता है ना, हाँ, वैसा नहीं। ये कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करेगा। स्रोत में प्रेफरेंशियल शेयर की सख्त मनाही है। प्रेफरेंशियल शेयर वो होते हैं जिन पर एक निश्चित रिटर्न मिलता है, चाहे कंपनी फायदे में हो या नुकसान में। अच्छा। स्रोत इसकी तुलना खेती के सौंजा सिस्टम से करता है। आप जानती होंगी, जहां किसान को एक तय रकम मिलती है, फसल चाहे जैसी भी हो। हाँ हाँ। प्राउड व्यवस्था इसके खिलाफ है और सिर्फ वास्तविक मुनाफे पर आधारित डिविडेंड की बात करती है। और हाँ, फिर वही बात, शेयर धारक उच्च नैतिकता वाले होने चाहिए। नैतिकता पर फिर से जोर। और वोटिंग अधिकार वो कैसे तय होंगे? शेयरों के आधार पर? नहीं, ये सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। वोटिंग का अधिकार प्रति व्यक्ति 1 वोट होगा। प्रति व्यक्ति 1 वोट? हाँ, ना कि किसी के पास कितने शेयर हैं या कितनी जमीन है, इसके आधार पर।
ये पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल उलट है, जहां पैसे का जोर चलता है। मतलब 1 शेयर 1 वोट के बजाय 1 पर्सन 1 वोट। वाह। प्राउड का तर्क है कि केवल इसी तरह की सहकारी व्यवस्था ही आम आदमी की समस्याओं का असली हल कर सकती है, न कि पूंजीवाद या साम्यवाद। ये शेयरों की व्यवस्था तो वाकई पूंजीवादी मॉडल से बहुत ही अलग है, समानता पर आधारित। अब एक और बड़ा सवाल मन में आ रहा है, क्या अलग-अलग तरह के क्षेत्रों जैसे कृषि प्रधान और उद्योग प्रधान के लिए विकास के सिद्धांत भी अलग होने चाहिए? प्राउड का मानना है कि मूल सिद्धांत यानी एकीकृत, बहुउद्देश्य और ठोस विकास तो समान ही होने चाहिए। हाँ, स्थानीय जरूरतें और हालात के हिसाब से नीतियां जरूर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन असली मुद्दा, जैसा स्रोत इशारा करता है, वो यह है कि कृषि को कभी वो महत्व, वो ढांचागत समर्थन मिला ही नहीं जो उद्योगों को मिला। हाँ, ये तो सच है। कृषि हमेशा से अर्थव्यवस्था में, कह सकते हैं, सौतेले बच्चे की तरह रही है। तो इसका समाधान क्या है प्राउड के अनुसार? कैसे मिलेगा कृषि को उसका हक? यहीं पर प्राउड का शायद सबसे दूरगामी और क्रांतिकारी विचार सामने आता है। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा? इसका ठीक-ठीक क्या मतलब हुआ व्यवहारिक रूप में? इसका मतलब है कि जैसे किसी फैक्ट्री में उत्पादन लागत जोड़ी जाती है, कच्चा माल, मजदूरी, मशीन की घिसाई यानी डिप्रिसिएशन, कर्ज का ब्याज, रख रखाव, मैनेजमेंट का खर्चा और फिर उसको मुनाफा। हाँ। ठीक वैसे ही खेती की लागत भी जोड़ी जानी चाहिए। बीज, खाद, पानी, किसान और मजदूरों की मेहनत, उनकी मजदूरी, जमीन का किराया अगर लागू हो, औजारों की घिसाई, भंडारण का खर्चा, यहाँ तक कि किसान के परिवार के भरण पोषण के लिए एक मुनासिब मुनाफा भी लागत का हिस्सा माना जाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? इसका असर क्या पड़ेगा? तो किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, जिसे हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत उड़ीसा के चावल किसान का उदाहरण देता है। अगर कृषि को उद्योग का दर्जा मिले तो धान उगाने की पूरी लागत, बीज, खाद, पानी, मजदूरी, किसान का अपना श्रम, भंडारण, परिवहन, मशीन की घिसाई, यहाँ तक कि पेंशन फंड का योगदान सब जोड़ा जाएगा। फिर स्कूल लागत पर कम से कम 15% लाभ जोड़कर चावल का बिक्री मूल्य तय होगा। और खरीदार, क्या उसे इसी दाम पर खरीदना होगा, चाहे वो सरकार हो या कोई कंपनी? बिल्कुल, चाहे वो सरकार हो, कोई बड़ी कंपनी हो या आम उपभोक्ता। जैसे आप फैक्ट्री में बना सामान एक तय कीमत पर खरीदते हैं, वैसे ही किसान की उपज भी खरीदनी होगी। इसे ही स्रोत समन्वित विकास कहता है। समन्वित विकास? हाँ, ये न सिर्फ किसान को शोषण से बचाता है, बल्कि कृषि को अर्थव्यवस्था में उसका सही और सम्मानित स्थान दिलाता है। ये कृषि को पिछड़ा हुआ मानने की बजाय उसे उद्योगों के बराबर का दर्जा देने की बात है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा हो। तो हमने प्राउड की सहकारी कृषि व्यवस्था की एक, कह सकते हैं, रूपरेखा देखी। कैसे ये धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सहकारिता को लागू करने की बात करती है, कैसे ये खेती को उद्योगों के साथ जोड़ती है, कैसे ये शेयरों और मुनाफे के बंटवारे का एक बिल्कुल नया मॉडल पेश करती है, और कैसे ये कृषि को उद्योग का दर्जा देकर उसे सम्मान दिलाने का लक्ष्य रखती है। और इन सब के मूल में, जैसा आपने बार बार कहा, नैतिकता और सहयोग की भावना पर गहरा जोर है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक आर्थिक नुस्खा नहीं है, ये कृषि अर्थव्यवस्था की पूरी बुनियाद को बदलकर उसे सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा और इंसान के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी सपना है। ये मॉडल हमें दिखाता है कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण, टिकाऊ और मानवीय भविष्य संभव है, खासकर ग्रामीण भारत के लिए। हाँ, एक उम्मीद जगाता है। लेकिन ये भी साफ है कि इसे हकीकत बनाने के लिए सिर्फ नीतियां बदलना काफी नहीं होगा। लोगों की सोच, उनके मूल्यों और उनकी आपसी सहयोग की भावना में भी एक बड़ा बदलाव लाना होगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह का सहकारी मॉडल अगर लागू हो भी जाए तो हमारे भोजन उगाने के तरीके, हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था और हमारे सामुदायिक जीवन को किस हद तक बदल सकता है। क्या हम ऐसी व्यवस्था के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? और आर्थिक ढांचे से भी आगे बढ़कर सोचें तो प्राउड का मॉडल सहयोग के लिए नैतिक और मानसिक तैयारी पर इतना जोर क्यों देता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज के लिए जमीन और भोजन जैसे इतने बुनियादी मामलों में अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर पूरे समुदाय की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए सिर्फ कायदे कानून बनाना ही काफी है, या फिर इसके लिए इंसान के अंदर किसी गहरे बदलाव की जरूरत है? क्या लगता है आपको? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।